हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन और उसके बाद साथ में प्रकाश के अपवर्तन की निर्भरता कि वह कौन कौन से मीडियम पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के साथ उसका क्या इफेक्ट होता है तथा हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे। ठीक, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो चलिए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। क्रांतिक कोण और क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, देखिए, जब हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक, तो क्या होता है, हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसी बेसिस पर हमारा होता है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बेसिकली ये भी होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से, ठीक, सघन माध्यम बोले तो डेंसर मीडियम से जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, विरल माध्यम या रेयर मीडियम में जाती है, तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसी से रिलेटेड होता है हमारा क्रांतिक कोण। चलिए मान लेते हैं ये हमारा सघन माध्यम है। ठीक, सघन माध्यम 1 है और उसके पश्चात में ये हमारा क्या है, विरल माध्यम। दिस इज़ द विरल माध्यम मीडियम 2। ठीक, हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से जब डिफरेंट मीडियम से जाती है तो होती क्या है कि अपवर्तन होता है। ये हमारा प्रकाश की किरण, मान लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक, ये हमारा लाइट रेज है और ये इंसिडेंट हो रही है कहाँ से, ये सरफेस है, सतह है, हमारा सतह है किसका, विरल माध्यम, और सघन माध्यम का ये सतह है। ठीक, अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है तो इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है और इसको कहते हैं एंगल आर, और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं एंगल आई। ये हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है। ठीक, अब हम क्या करें कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। इस कंडीशन में जब प्रकाश की किरण ऐसा होता है, इस कंडीशन में होता क्या है कि एंगल आर जो होता है एंगल आई से ग्रेटर देन होता है। किसी भी माध्यम में अगर कोई प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो उसमें ये होगा कि एंगल आर का मान एंगल आई के मान से बड़ा होगा। इसके बाद हम क्या करें कि धीरे धीरे प्रकाश की किरण जो अभिलंब के साथ आपतन कोण बना रही है, अगर इस आपतन कोण के मान को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, ठीक, मान लेते हैं प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो इसके सापेक्ष क्या होगा, देखिए इसके सापेक्ष क्या होता है कि एंगल आर का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। प्रकाश की किरण का है, प्रकाश की किरण के जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो इसके सापेक्ष अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, हम लोग ये देख रहे हैं कि एंगल आर का मान पहले से ही एंगल आई के मान से ज़्यादा है, तो एंगल आई के मान को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसके सापेक्ष एंगल आर का मान और भी बढ़ता जाएगा। ठीक, इसके बाद में हम बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब एंगल आई के मान को, ठीक, एंगल आई के मान को हम बढ़ा रहे हैं, इसके सापेक्ष क्या हो रहा है, एंगल आर का मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल आर के मान के बढ़ने का मतलब क्या, कि ये जो हमारा अपवर्तित किरण है, ठीक, ये अपवर्तित किरण जो है ये अभिलंब से और दूर हट रही है। हमारा ये क्या है, अभिलंब है। देखिए हम कह रहे हैं कि आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, यहाँ से अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब जैसे जैसे प्रकाश की किरण का ये अपवर्तित किरण जो है ये एंगल आर के मान को बढ़ा रही धीरे धीरे, ये जो अपवर्तित किरण है ये इसकी सतह की तरफ झुक रही है ना, इसी की तरफ आ रही। हम यहाँ से एंगल आई के मान को बढ़ाएंगे तो एंगल आर का मान बढ़ता जा रहा है।
इस प्रकार से कि एंगल आई के इस प्रकार से जब हम एंगल आई के मान को और बढ़ाते जाएंगे तो एंगल आई का मान एक ऐसा निश्चित वैल्यू आता है जिस वैल्यू पर ये एंगल आर क्या होता है, एंगल आर 90 डिग्री हो जाता है। और जैसे ही 90 डिग्री हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है, ठीक, ये अपवर्तित किरण इस सतह को टच करने लगेगी। ये अपवर्तित किरण यहाँ से ना होकर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहीं पर चला जाएगा और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। हम ये बता रहे हैं कि एंगल आई के मान को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो एंगल आर का मान हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। एंगल आई की एक निश्चित वैल्यू आती है, उस निश्चित वैल्यू पर क्या होता है, एंगल आर का मान 90 डिग्री होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जब एंगल आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा उस कंडीशन में अपवर्तित किरण जो है इस सतह को टच करने लगेगा। मतलब क्या हुआ कि ये जब उस एंगल आई के मान पर, उस स्पेसिफिक एंगल आई के मान पर प्रकाश की किरण के अपवर्तन का, प्रकाश के किरण का अपवर्तन का वह मैक्सिमम कंडीशन होगा, इससे ज़्यादा अपवर्तन उसका नहीं हो सकेगा। तो क्या होता है कि उसी एंगल आई के मान को हम, जिस एंगल आई के मान पर हमको क्या मिला है, एंगल आर का मान 90 डिग्री मिला है, अर्थात अपवर्तित किरण किसको टच कर रही है, हमारा इस सतह को जो विरल और सघन माध्यम को डिवाइड कर रही है उस सतह को क्या कर रही है, टच कर रही है। अपवर्तित किरण सतह को टच करने लगती है, सतह को टच करने लगती है, उसी को क्या कहते हैं हम, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, उसी आई के मान को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे आई सी या सी आई से डिनोट करते हैं। ठीक, इसी एंगल आई के मान को क्या करते हैं, क्रांतिक कोण कहा जाता है। चलिए अब इसको हम डेफिनेशन और इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। हमने ये बताया, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि हम क्या करते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, याद रखना ये शर्त होना चाहिए हमारा कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। इस कंडीशन में जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अगर हम एंगल आई के मान को, जो एंगल आई के मान को अगर बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि एंगल आई के किसी मान पर, हमको वो मान नहीं पता अभी ना, तो हमको उस मान को अभी हमें ज्ञात करना है, हम केवल डेफिनेशन बता रहे हैं कि एंगल आई के उस मान पर क्या होता है, एंगल आर का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री। अर्थात एंगल आर कहाँ बनता है, दूसरे माध्यम में बनता है जो अपवर्तित किरण अविलंब के साथ बनाती है। मतलब क्या हुआ कि इससे ज़्यादा जैसे ही 90 डिग्री होगा ये अपवर्तित किरण इस सतह को टच करने लगेगा और इससे ज़्यादा इस अपवर्तित किरण का, इस किरण का अपवर्तन नहीं हो सकता। इसके बाद इसी एंगल आई को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण, जिसे IC से डिनोट किया जाता है। तो चलिए इसको हम डिफिनेशन में के तौर पर हम लिख देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की बात को बताते हैं। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, आपतन कोण के जिस मान के लिए, आपतन कोण के, ऐसे पहले बना देते हैं फिगर, आपको एक बार बना देते हैं। ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। ठीक, प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जाते हैं और ये अपवर्तन एंगल आर है और ये क्या हमारा एंगल आई है। हम यही बात कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण जब हमारा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, याद रखिए ये शर्त होना ज़रूरी है कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जा रही हो, तभी हमारा क्रिटिकल एंगल बनेगा। तो होता यही है कि हमारा एंगल आई के मान को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे एंगल आई का मान हमको इंक्रीज करेंगे इसके सापेक्ष एंगल आर का मान भी इंक्रीज करेगा और एक ऐसी निश्चित एंगल आर का एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस पर क्या होगा, एंगल आर का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपतन कोण की उसी वैल्यू को,
अपवर्तन कोण को नहीं, अपवर्तन कोण तो ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुका है। आपतन कोण के जिस वैल्यू पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जा रहा है, आपतन कोण के उसी वैल्यू को क्या कहते हैं हम? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले, तब बताते हैं आपको। यदि प्रकाश की किरण, यदि जब लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, तो आपतन कोण के जिस मान के लिए, आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण एंगल आर का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो आपतन कोण के उस मान को, आपतन कोण के उस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC से प्रदर्शित करते हैं, इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये तो हुआ हमारा डेफिनेशन हुआ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, तो विरल माध्यम में जा रही होती है, तो आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो आपतन कोण के उस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री कैसे हुआ? तो आपतन कोण का मान 90 डिग्री वैसे ही होता है कि हम क्या करें कि आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, तो इस आपतन कोण के मान के बढ़ते मान के सापेक्ष अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। यहाँ पर ये पूरा ऐसे हो जाता है, इस कंडीशन में हमारा 90 डिग्री हो जाता है, और 90 डिग्री जैसे ही होगा ये अपवर्तित किरण इस सतह को टच करने लगेगा। अब इससे ज़्यादा अपवर्तन इसका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे आपतन कोण के मान लेते हैं कि आपतन कोण के 60 डिग्री के अबाउट या 45 कुछ 60 डिग्री के अबाउट मान लेते हैं कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब इसी को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे, क्योंकि आपतन कोण के इसी मान पर ये अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो चुका है। अर्थात ये मतलब हुआ कि अब अपवर्तित किरण का अपवर्तन और अधिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये हमारा इधर है सघन माध्यम, ठीक, और यहाँ हमारा क्या है? विरल माध्यम, और ये हमारा क्या है? सतह है। ये प्रकाश की किरण अब इस सतह को टच करने लगा है अपवर्तन कोण 90 डिग्री बनाते हुए। अब जैसे ही हम इस एंगल I के मान को और बढ़ाएंगे, मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारा हो गया क्रांतिक कोण, इसे IC, इस IC की वैल्यू पर हमारा क्या हो गया? प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण का मान, अपवर्तन एंगल का मान क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अगर हम फिर से इस आपतन कोण के मान को बढ़ाएं, अर्थात क्या करें कि क्रांतिक कोण के मान से भी ज़्यादा कर दें, तो क्या होगा? ये प्रकाश की किरण जो आपतन कोण बनाते हुए इस सतह पर जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये प्रकाश की किरण इसी माध्यम में फिर से वापस लौट आएगी। क्यों वापस लौट आएगी? हम देख रहे हैं कि जैसे ही क्रांतिक कोण हमारा हुआ था, आपतन कोण के जिस मान, आपतन कोण का मान लेते हैं 60 डिग्री अबाउट, केवल हम मान रहे हैं ये 60 डिग्री पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हुआ था, तब ये अपवर्तित जो किरण थे इस सतह को टच करने लगा था। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि आपतन कोण की इस मान को हम क्रांतिक कोण के मान से भी और ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? इसका मैक्सिमम अपवर्तन तो हो चुका है, क्योंकि ये अपवर्तित किरण इसी जैसे ही एंगल R हुआ इस सतह को टच करने लगा था। अब ये टच करने की बजाय जैसे ही
क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा आपतन कोण का मान, ये प्रकाश की किरण फिर से सघन माध्यम में वापस लौट आएगी। ठीक ऐसे ही ढेर सारी जैसे जैसे हमारा एंगल आर का मान आपतन आई का मान बढ़ता जाता है, ढेर सारी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, इस सतह से टकराती हैं और टकराने के पश्चात फिर से सघन माध्यम में वापस लौट आती हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण, जब आपतन कोण एंगल आईसी मतलब क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है तो प्रकाश किरण का अपवर्तन न होके वह सतह से टकरा के पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। ध्यान रखेंगे कि सघन माध्यम, प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होगी, तभी क्रांतिक कोण बनेगा और तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये कंडीशन अभी हम लिखवाएंगे और पूरा बताएंगे, बस आपको समझा रहे हैं कि जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाएगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाएगा, प्रकाश की किरण का अपवर्तन शून्य हो जाएगा। उस कंडीशन में यही तो हो रहा है। अब भाई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में पहुंच ही नहीं पा रही, विरल माध्यम हमारा यही है, ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है। आपतन कोण का मान हो चुका है ज़्यादा, इसलिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट आ रही। इसी घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। चलिए अब हम आपको ये इसका डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन कि एंगल आई क्या नाम है, क्रांतिक कोण को निकालते कैसे हैं उसको समझा देते हैं। कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि एकदम सहज भाषा में सब बताया गया है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, क्रांतिक कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हम फिर से ग्राफ को बनाते, ये फिगर को बनाते हैं। ये हमारा क्या है, एंगल आई है और यहाँ से प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, ये हमारा एंगल आर है। ये क्या है, सघन माध्यम है और ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है। ठीक, हम देखिए हमने कहा है कि क्रांतिक कोण को एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। मान लेते हैं ये मीडियम हमारा 1 है और ये मीडियम 2 है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, यहाँ से हम निकालते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, μ21 ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। इसको पढ़ा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हम जानते हैं कि साइन आई, स्नेल के नियम से साइन आई अपान साइन आर। ठीक, यहाँ से अब आपको एक छोटा सा, एक वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी मिलेगा। देखिए स्नेल के नियम से यही होता है अपवर्तनांक का फार्मूला, साइन आई अपान साइन आर। साइन आर की डिग्री कितने हो जा रही है, आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जा रही है और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हम यहाँ से लिखेंगे μ21। ठीक, साइन आई अपान साइन 90 डिग्री। ठीक, और ये साइन आई क्या है, एंगल आई क्या है, यहाँ पर एंगल आई, आर की डिग्री 90 डिग्री, आर का मान 90 डिग्री कब हो रहा है, आर का मान हमारा 90 डिग्री तब हो रहा है जब एंगल आई बराबर एंगल आई सी। ठीक, एंगल आई सी क्या है, क्रांतिक कोण, अर्थात आपतन कोण के आपतन कोण का कोई मान है जिस मान के लिए हमारा एंगल आर का मान कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, और उस आपतन कोण के मान को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो एंगल आई किसके बराबर हो गया, हमारा एंगल आई हो गया क्रांतिक कोण के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेफिनेशन को हम मिटा देते हैं, आपको फिर से ऊपर से हम बता देते हैं। चलिए यहीं पर बता देते हैं कि μ2, ये जो हमारा μ21 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई सी अपान साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अर्थात यहाँ से आप देख लीजिए μ21 = साइन आई सी। ठीक, मतलब क्या हुआ कि माध्यम का इस कंडीशन में जो माध्यम का दूसरे माध्यम का, किस माध्यम का, दूसरे अर्थात विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण के कोज्या के बराबर होता है। यही तो आ रहा है ना, सॉरी ज्या के बराबर होता है, साइन आई सी के बराबर होता है। आई सी हमारा क्या, क्रांतिक कोण। चलिए इस मान को हम मिटाते हैं ऊपर और यहाँ पर लिखते हैं कि
विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ2, ठीक। विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ21 = sin IC, ये हमारा फार्मूला होता है माध्यम के अपवर्तनांक का। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आक्रांतिक कोण के मान हो रहा हो, ठीक। एंगल I बराबर क्या होता है, एंगल I के उस मान को एंगल I = होता है IC कहलाता है जब, ठीक, जब एंगल R का मान